Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan and I am here with a new topic of biology from class first year. हमारा अगला जो टॉपिक है that is साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे, और इसी तरह आखिर में पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस है इंशाल्लाह. तो साइटोप्लाज्म के बारे में जहाँ तक इसका ताल्लुक है, देयर इज अ स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस पाया जाता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. यूजुअली जितने भी सेल्स हैं, सेल का लिविंग हिस्सा या लिविंग पार्ट जो है, लिविंग पार्ट, द लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म, दिस इज लिविंग पार्ट ऑफ द सेल. अब ये प्रोटोप्लाज्म दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस. न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं. अब कौन सा हिस्सा साइटोप्लाज्म कहलाता है? ये देखिए, यहां से यहां तक ये जो स्पेस है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो स्पेस मौजूद है, दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. साइटो मीन्स सेल, प्लाज्म से मुराद प्रोटोप्लाज्म या स्पेस इनसाइड द सेल. तो सेल के अंदर जो स्पेस है इसको हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं. अब ये स्पेस इस तरह खाली नहीं होता. दिस इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस. ये फ्लूइड से भरा हुआ स्पेस होता है, ठीक है, जो कि दो मेन हिस्सों पे मुश्तमिल है. एक इसका जो है सॉल्युबल पार्ट है, सॉल्युबल पार्ट जो कि सॉल्यूशन की शक्ल में होता है, इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्युबल पार्ट. और दूसरा हिस्सा जो इसका है दैट इज सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स. तो ये दोनों हिस्से हैं. सबसे पहले इसके सॉल्युबल पार्ट की बात करते हैं. सो एज फार एज द सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कंसर्न, दिस सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म में आल्सो बी कॉल्ड एज साइटोसोल. इसे साइटोसोल भी कहते हैं, सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, जो कि मेन ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है, ग्राउंड मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द सेल, ये बनाता है. अब जहां तक इस साइटोसोल का ताल्लुक है, दिस साइटोसोल इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ, एज आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन. ये चूंकि सॉल्यूशन है तो ये दो तरह के सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं. ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन दोनों के केस में वो क्या है कि मेन पार्ट जो है वाटर प्ले करता है, मेन रोल, मेन हिस्सा वाटर का है, और बाकी जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सा हिस्सा सॉल्युबल है कौन सा नहीं. तो ट्रू सॉल्यूशन दो चीजों का बना होता है. क्या क्या? वाटर प्लस सॉल्यूट्स, वाटर प्लस सॉल्यूट्स. अच्छा, वाटर जो है मोर देन 90% इसमें वाटर होता है, और बाकी जो सॉल्यूट्स हैं, सॉल्यूट्स वो हिस्सा है इसका जो इस वाटर में सॉल्युबल होता है, जो डिजॉल्व होते हैं और सॉल्यूशन बनते हैं. तो ये सॉल्यूट्स मुख्तलिफ फॉर्म्स में पाए जाते हैं. दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक शुगर्स, साल्ट्स के अलावा अमाइनो एसिड्स, और इसके अलावा जो है दूसरे मुख्तलिफ किस्म के स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स एक्सेट्रा. तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस जो कि ज्यादातर जो कि पोलर होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर. ये सॉल्यूट्स के तौर पर रोल प्ले करते हैं और वाटर के साथ मिलकर ये इसका ट्रू सॉल्यूशन वाला पार्ट जो है वो बनाते हैं साइटोसोल का. इसके अलावा इसी वाटर के साथ, यही वाटर जो है इसी में कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स, कुछ लार्ज
मॉलिक्यूल्स आर सब्सटेंसेस भी इसमें जो है मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं। जैसे कि अगर आप ले लें, जैसे से फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स एटसेट्रा। तो इस तरह के लार्ज मॉलिक्यूल्स की बात जब हम करते हैं तो वो इस वाटर में कोलाइडल फॉर्म में होते हैं और इसी वजह से ट्रू सॉल्यूशन वो नहीं बनाते, दे फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन, दे फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो साइटोप्लाज्म के अंदर दो तरह के सॉल्यूशंस पाए जाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन वो है जिसमें वाटर के अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस सॉल्युबल फॉर्म में मौजूद हों, ठीक है, तो वो ट्रू सॉल्यूशंस बनाते हैं जिसमें ये सॉल्यूट्स इस वाटर के अंदर 100% पूरे डिजॉल्व हो जाते हैं। और कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिस तरह के प्रोटीन्स एक्सेट्रा, वो इस वाटर में सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद होते हैं और वो सस्पेंशंस या कोलाइडल सॉल्यूशंस जो हैं वो तैयार करते हैं, वो बनाते हैं। तो ये इसके साइटोप्लाज्म के कंपोजिशन की बात होगी, ये इसके कंपोजिशन की बात होगी। अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर यू पीपल ओवर हियर के वाटर का परसेंटेज जो है साइटोप्लाज्म में दैट इज अबाउट 90 और मोर देन 90%। रेस्ट ऑफ द 10 आर लेस देन 10% जो है 10 आर लेस देन 10% जो हिस्सा है वो इसमें बाकी सेल्यूल्स और ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है मुकम्मल इसका परसेंटेज जो अलग अलग वो पेश किया गया है। तो यहाँ पे अगर आप कोई एमसीक्यूज निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी तरह इसके अलावा ये इसके सॉल्युबल पार्ट की बात हो गई। इसके अलावा ये जो पूरा साइटोप्लाज्म है, इस पूरा मुकम्मल इसका वो पोर्शन जो न्यूक्लियस की तरफ हो यानी अंदर वाला पोर्शन, ये लेस विस्कस होता है, दैट इज लेस विस्कस पार्ट, ठीक है। तो ये जो लेस विस्कस पार्ट है, दिस इज व्हाट लेस विस्कस पार्ट। इस लेस विस्कस पार्ट को हम कहते हैं सॉल, इसको सॉल कहते हैं, या दैट में आल्सो बी कॉल्ड एज साइटोसोल। साइटोसोल इसके पूरे सेलुलर पार्ट को भी कहते हैं और ये जो लेस विस्कस पार्ट है इसको भी सॉल या साइटोसोल कहते हैं। इसका पेरिफेरल पार्ट जो है बिल्कुल बाहर वाला, पेरिफेरल पार्ट जो है इसका दैट इज मोर विस्कस, ये ज्यादा गाढ़ा होता है, मोर विस्कस, एंड दैट मोर विस्कस पार्ट इज कॉल्ड एज जेल। इसे जेल कहते हैं या इट में आल्सो बी कॉल्ड एज साइटोजेल। साइटोजेल का नाम भी इसको दिया जाता है। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि विच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज सोल और साइटोसोल एंड विच वन इज कॉल्ड एज जेल और साइटोजेल। सो द पेरिफेरल आउटर viscous part of the cell or cytoplasm is called cytogel, and the inner one, the inner part which is less viscous, that is called as cytosol or simply that is called as sol। अच्छा, इसके अलावा यही जो साइटोप्लाज्म है इसमें जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनील्स है और साइटोस्केलेटन पाया जाता है। आगे टॉपिक्स आ रहे हैं उनमें साइटोस्केलेटन और इन ऑर्गेनील्स का तस्करा करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले ये जो साइटोप्लाज्म है ये एक स्पेशल मूवमेंट काज करता है, एक खास किस्म का मूवमेंट होता है, सर्कुलर मूवमेंट, ठीक है, जिसको हम स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहते हैं, स्ट्रीमिंग मूवमेंट, या इसे साइक्लोसिस भी कहते हैं, और दैट में आल्सो बी कॉल्ड एज साइक्लोसिस। तो स्ट्रीमिंग मूवमेंट या साइक्लोसिस की वजह से क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म एक खास मूवमेंट में होता है जिसकी वजह से इस मूवमेंट की वजह से और इस साइटोस्केलेटन की, इसमें मौजूद साइटोस्केलेटन की वजह से इसके ऑर्गेनीज डिफरेंट पॉइंट्स पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और अगर किसी वो क्या कहते हैं कि सब्सटेंसेस का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो तो वो ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट भी इसी स्ट्रीमिंग मूवमेंट के जरिए पॉसिबल बनाया जाता है। तो ये कुछ न कुछ इसके स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में। अब आखिर में आते हैं इसके फंक्शन की तरफ कि फंक्शंस क्या हैं। तो याद रहे इसके फंक्शंस में जो है कुछ फंक्शंस हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जो मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं। इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ द सेल, ये सेल का स्टोर हाउस है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऑर्गेनीज इसमें स्टोर हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म के मैक्रोमॉलिक्यूल स्टोर हैं, या इसके अलावा इसमें बहुत सारे, अगर मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूँ तो यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ किस्म के लिपिड्स, ग्लाइकोजन, वेस्ट मटीरियल्स ये भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे अगर मैं मेंशन करूँ, ये फर्स्ट के दिस इज व्हाट ग्लाइकोजन, ये इसके फूड ग्लाइकोजन फॉर्म में,
या इसके अलावा ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं या ऑयल ड्रॉप्स, ठीक है, या कुछ वेस्ट वेस्ट, तो ये मटेरियल भी इसमें स्टोर होते हैं, वेस्ट फिर बॉडी से एलिमिनेट किए जाते हैं सेल से, और ये जो ग्लाइकोजन ऑयल ड्रॉप्स हैं इनको खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीजें फिर क्या है, ये फिर सेल इंक्लूजन्स कहलाते हैं। दीज आर कॉल्ड एज सेल inclusions. So another very important objective over here, okay, all these food molecules like glycogen, oil drops and the waste material, they are suspended here, they are found in the cell in the form of cell inclusion. साइटोप्लाज्म के अंदर ये सेल इंक्लूजन्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। तो फंक्शन की बात हम कर रहे थे कि इट इज द स्टोर हाउस ऑफ द सेल, ये सारी चीजें इसमें स्टोर होती हैं। दूसरा हमने कहा मोर देन 90% इसमें वाटर है, more than 90%. So it provide aqueous medium for the different enzymatic activities. मुख्तलिफ किस्म के enzymatic activities जो सेल में होते हैं, याद रहे सेल में जितने भी मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस होते हैं उसके लिए एंजाइम बहुत जरूरी होता है। enzymatic activities होते हैं और एंजाइम्स जो हैं वो एक्वस मीडियम में रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म क्या करता है, ये इन्हीं एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए क्या करता है कि एक्वस मीडियम प्रोवाइड करता है, सॉल्युबल पार्ट प्रोवाइड करता है। और आखिर में जो हमारे पास है दैट इज द लास्ट फंक्शन, दैट इज साइट फॉर द डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज। बहुत इंपॉर्टेंट वो क्या है कि फंक्शन है ये साइटोप्लाज्म का। इट इज व्हाट, इट एक्ट्स एज अ साइट फॉर द डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज। मेटाबॉलिक पाथवेज का मतलब क्या है, फर्ज किया आप रिस्पायरेशन की बात करते हैं, रिस्पायरेशन में 3 स्टेप्स है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एक छोटा सा स्टेप और भी होता है लिंक रिएक्शन, वो आगे इंशाल्लाह आप लोग पढ़ोगे। तो इसमें ये जो ग्लाइकोलिसिस वाला पार्ट है दैट अकर्स इन साइटोप्लाज्म, बाकी क्रेब्स साइकिल वगैरह माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, ठीक है। तो इसमें मुख्तलिफ मेटाबॉलिक पाथवेज जैसे कि ग्लाइकोलिसिस होता है, या अगर प्रोटीन बनता है, राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस, अमीनो एसिड को मिला के प्रोटीन बनाना चाहते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस भी इसी में होता है। या इसके अलावा और लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजन हमने बात की, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन अगर आपको ग्लूकोज चाहिए, या ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, या इस तरह लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये सारे फंक्शंस जो हैं ये यहीं पे परफॉर्म किए जाते हैं। दीज पाथवेज आर डन इन द साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म एक्ट्स एज अ साइट फॉर दीज मेटाबॉलिक पाथवेज। तो ये इसी तरह इसके फंक्शंस की बात होगी। और फिर इसके अलावा दूसरा जो पार्ट था, मैंने आपको कहा कि साइटोप्लाज्म का एक सॉल्युबल पार्ट जो ये डिस्कस हो गया, दूसरा पार्ट हमारे पास है सेल ऑर्गेनील्स। तो इसमें ऑर्गेनील्स क्या है, ये न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सो ऑन एटसेट्रा। तो ये मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनील्स इसमें बहुत सारे पाए जाते हैं, प्लांट सेल्स में भी, एनिमल सेल्स में भी, ठीक है। ये सेंट्रियोल्स हैं जो कि इस जगह के साथ सेंट्रोसोम बनाते हैं। तो ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म 1 by 1 आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। दिस इज अबाउट द होल स्ट्रक्चर and functions of the cytoplasm. If you people have any kind of question, you can ask me in the comments. I will try my best to answer those questions. Till next video, thank you very much. Allah Hafiz.